आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जिस दिन भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, उस दिन गुजरात में एक गैंग रेप और 7 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की सजा माफ करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। ये 11 लोग साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और गोधरा जेल में बंद थे। इन सभी दोषियों को गुजरात सरकार ने माफी योजना यानी रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहाई दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने क्रूर अपराध के बाद किसी को माफी कैसे दी जा सकती है, क्योंकि जो 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के साथ हुआ वो क्रूरता की तमाम हदों को पार कर गया था। आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये रेमिशन पॉलिसी क्या होती है, क्या कोई भी दोषी इसका इस्तेमाल कर जल्दी छूट सकता है, इसका जिक्र संविधान में है या फिर इसके लिए अलग से कोई कानून लाया गया था। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं खुशबू। रेमिशन पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट की तरफ से दी गई सजा का नेचर बदले बगैर उसकी अवधि को कम कर देना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी दोषी को 5 साल के लिए कठोर कारावास की सजा मिली है, तो रेमिशन पॉलिसी के तहत इस सजा को 2 साल के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत दोषी को एक निश्चित तारीख दे दी जाती है। उसे बताया जाता है कि वो उस तारीख को रिहा हो जाएगा और कानून की नज़र में आज़ाद माना जाएगा। बिल्किस बानो का केस देखें तो यहाँ रेप के आरोपियों को रिहा किया गया है, तो सवाल इसी पर ज़्यादा उठ रहे हैं कि कैसे रेमिशन पॉलिसी के तहत छूट मिलती है और किस तरह के अपराधों को माफ़ किया जा सकता है और किस तरह के नहीं। कोर्ट की खबरों पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर कनु शारदा बताती हैं। इसमें 1/3 अगर आपने किसी भी कैदी ने सजा काट ली हो तो वो रेमिशन पॉलिसी के तहत एलिजिबल हो जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एप्लीकेशन देने के लिए और दे सकता है। 20 साल से कम जिनकी सजा होती है या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद वाले जो कैदी होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इस छूट नीति का फायदा उठाने के लिए। और छूट नीति या रेमिशन पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए उनका ओवरऑल कंडक्ट कैसा रहा जेल में और उसकी जो विस्तृत रिपोर्ट होती है वो जब दी जाती है जेलर के थ्रू सरकार को, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि उसको रेमिशन या रेमिशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेमिशन पॉलिसी के अंदर क्लियरली डिफाइन है कि जहां रेप होता है, जहां बच्चों के साथ कुछ यौन शोषण का मामला होता है, ऐसे केसेस में और यहाँ पे मौत की सजा दी जाती है, ऐसे केसेस में कभी भी रेमिशन पॉलिसी का फायदा ऐसे कैदियों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इस केस में, बिल्किस बानो के केस में, इन लोगों को इनका कंडक्ट अच्छा होने के कारण और ये अपनी सजा मैक्सिमम पूरी कर चुके थे, इसकी वजह से इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। पर हाँ, ये जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा गुजरात सरकार के लिए कि क्यों रेप की श्रेणी जिसको सेंटर ने अलग रखने को कहा था उसके बावजूद भी उनको ये सजा दी गई, उनको ये छूट नीति का फायदा दिया गया। तो ये अगर किसी एनजीओ ने या बिल्किस बानो खुद सुप्रीम कोर्ट आके इस बात में शिकायत कर सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं और कह सकती हैं हाँ मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो गुजरात सरकार को थोड़ा सा कठिन हो जाएगा अपनी चीज को जस्टिफाई करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना भी, गुजरात सरकार को आगे चलकर इस बात पर सफाई देनी होगी कि रेपिस्ट को रिहा कैसे किया गया जब केंद्र इन्हें इस पॉलिसी से बाहर रखने को कहा था। इस बात पर भी सवाल है कि जब बिल्किस बानो केस के दोषी ने छूट माफी के लिए याचिका डाली तो कोर्ट ने उस पर विचार करने के लिए क्यों कहा सरकार से? कोर्ट के क्या अधिकार है, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 और स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम महेंद्र सिंह 2007। रेमिशन के संदर्भ में ये 2 केस काफी महत्व रखते हैं।
कहर सिंह केस में ये पाया गया कि अदालतें किसी भी कैदी की सजा में छूट के लिए विचार करने से इनकार नहीं कर सकती। महेंद्र सिंह वाले मामले में ये कहा गया कि भले ही सजा में छूट किसी भी दोषी का मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हर राज्य को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसके साथ ही बाकी फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या हर राज्य के कैदियों को लेकर छूट अलग अलग होती है? क्या राज्य सरकारें कैदियों की सजा को लेकर फैसला ले सकती हैं? कन्नू सारदा को सुनिए। रेमिशन पॉलिसी का सवाल है, वो स्टेट पॉलिसी के स्टेट का सब्जेक्ट है। हर स्टेट की रेमिशन पॉलिसी अलग है। ये सेंटर एक रेमिशन पॉलिसी या छूट नीति बनाती है, उसके वो एक गाइडलाइंस की तरह काम करती है अलग अलग स्टेट्स के लिए, क्योंकि हर स्टेट का अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है। इसीलिए ये जो रेमिशन पॉलिसी है वो स्टेट्स के तहत ही फॉल करती है। तो हर स्टेट जिस तरह से देखेगी कि अगर वो ये देखेगी कि उसमें वहां के कैदियों में की संख्या इस पर्टिकुलर अपराध की ज्यादा बढ़ गई है और वहां अगर हम उन जेलों को खाली कराने के बारे में अगर सोचें कि जिन्होंने कम सीरियस क्राइम किए हैं उनको निकाला जा सके, कि जो छोटे क्राइम में इन्वॉल्व है उनको हटाया जा सके या निकाला जा सके वहां से, तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है। कोरोना काल में भी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि जहां पे जो कैदी अपनी 1/3 सजा काट चुके थे, जेलों ने उनको अपने घर भेज दिया और ये कहते हुए कि हाँ, क्योंकि जेल हमारी ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है तो वहां पे कोरोना ना फैले, इसकी वजह से ऐसा किया। तो ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, इसीलिए स्टेट की रेमिशन पॉलिसी है ये। तो रेमिशन पॉलिसी हमेशा स्टेट की रहेगी, पर हाँ, सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस जरूर आती हैं कि स्टेट उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि किसको रेमिशन पॉलिसी का लाभ दे सकते हैं और किस कैदी को नहीं दे सकते, उसके तहत स्टेट डिसाइड कर सकती हैं। गुजरात के होम डिपार्टमेंट ने 23 जनवरी 2014 को कैदियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई के लिए दिशा निर्देश और नीति जारी की थी, जिसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के लिए और रेप या गैंगरेप के दोषी कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी। इस नीति में ये भी कहा गया था कि जिन कैदियों को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत की गई जांच में अपराध का दोषी पाया गया, उनकी सजा भी माफ नहीं की जा सकती और न ही उन्हें समय से पहले रिहा किया जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने 1992 की नीति को आधार बनाया, लेकिन इस मामले में दोषियों की सजा माफ करने के लिए गुजरात सरकार की 1992 की नीति को आधार बनाया जाना और 2014 की नीति को नजरअंदाज किया जाना सही है। कन्नू सारदा बताती हैं। हमारे यहाँ जो कानून है वो ये कहता है कि जिस टाइम अपराध हुआ उस टाइम पे क्या लॉ था, क्या कानून था, उसके तहत ही डिसाइड होता है। तो अगर कोई अमेंडमेंट 2014 में आया है और 92 की पॉलिसी के अंदर नहीं है, तो और अपराध हुआ है 2012 में, 2013 में या 2014 में, ठीक अमेंडमेंट आने से पहले, तो जो कानून 1992 से चलता आ रहा था या कोई भी साल से चलता आ रहा था वो ही लागू होगा। तो हमारे देश का कानून बहुत क्लियर है कि जिस दिन अपराध होता है, अगर उस दिन कानून में वो प्रावधान है तो तभी उस चीज का को एप्लीकेशन मतलब उस कैदी पे या उस एक्यूज पे लगाया जा सकता है उन धाराओं को। ऐसा हमने जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तब देखा था। जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद रेप की पॉलिसी में अमेंडमेंट लाया गया था। तो रेप की पॉलिसी का अमेंडमेंट का सीधा इम्पैक्ट उस केस पर नहीं हुआ, पर उसके आगे आने वाले जितने भी केसेस हुए तो उस पे हुआ। तो ये हमारे लॉ में क्लियरली डिफाइंड है कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन जो कानून है वो लागू होगा किसी भी पर्सन पे। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि रेमिशन पॉलिसी क्या है, कितनी सजा पूरी कर कोई कैदी बाहर आ सकता है और किन अपराधों को माफ किया जा सकता है। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। किसी और पॉडकास्ट में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।